हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग मोस्टली बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझेंगे और जो कुछ टर्म्स हैं जो हम सभी का जानना ज़रूरी है उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली जीनोम क्या होता है? जीनोम एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर उसका क्रोमोसोम डीएनए और उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी शामिल है। इसके कोडिंग और नॉन कोडिंग एरियाज सब कुछ हम सीक्वेंस करते हैं या उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो हमें अवेलेबल होती है वो जीनोम होती है। ठीक है, यानी कि सम टोटल एवरीथिंग। तो साइंस की जो ब्रांच इसको स्टडी करती है दैट इज कॉल्ड जीनोमिक्स। दो टर्म्स के बारे में डिफरेंट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जीनोम मैपिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग, जो कि थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं कुछ लोगों के लिए। एक जीनोम मैप क्या होता है? अ जीनोम मैप इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन of the various genetic markers in a specific order in which they are located in a chromosome as well as the relative distances between these markers. So, बहुत सारे मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे जो कि कुछ नहीं है, जीन्स ही हैं, ठीक है, जो यूनिकनेस प्रोवाइड करती हैं इस क्रोमोसोम को, एक इंडिविजुअल के उस इंडिविजुअल क्रोमोसोम को। तो उस जीन का लोकेशन एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे कहाँ है और उस जीन से कंपेयर्ड टू दैट जीन जो दूसरा कोई और जीन है उसका लोकेशन कहाँ है, कितना डिस्टेंस है दोनों में, जो कि सेंटीमॉर्गन्स में हम नापते हैं, या फिर उन दोनों के बीच में कितने बेस पेयर्स हैं। ये सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जेनेटिक मैप होता है जो लोकेशन बताता है एक पर्टिकुलर जीन का एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे। ये जो जेनेटिक मैपिंग होती है वो एक्चुअली हेल्प करती है हमें जीनोम सीक्वेंसिंग में। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है और जीनोम सीक्वेंसिंग डिफरेंट चीज़ है। हमारे पास बेसिकली 3 तरीके की जीनोम मैपिंग होती है, साइटोजेनेटिक मैप, फिजिकल मैप और लिंकेज मैप, जो कि हम लोग मोस्टली जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग कुछ नहीं है, जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब है A to Z इंफॉर्मेशन, यानी कि जितने भी न्यूक्लियोटाइड बेसिस उस पर्टिकुलर डीएनए को या क्रोमोसोम को बना रहे हैं वो फ्रॉम टिप टू एंड उसका सीक्वेंस हमें पता हो, उसका ऑर्डर हमें पता हो, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डीएनए। ओके, तो हम आते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड पे। अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये एक मेगा प्रोजेक्ट था। मेगा यानी कि क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली प्रोजेक्ट था और ऐसे प्रोजेक्ट पहले हुए नहीं थे। और जो अज्यूम्ड 3 बिलियन बेस पेयर था, उन पूरे के पूरे बिलियन बेस पेयर ऑफ ह्यूमन जीनोम को इन्हें सीक्वेंस करना था। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था और बहुत सारी कंट्रीज पूरे वर्ल्ड की इसमें पार्टिसिपेटिंग थी। तो जो इसका जो प्रस्ताव रखा गया था, जो आइडिया था वो 1984 में रखा गया था, पर ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया 1990 में और सोचा गया था कि 2003 तक कंप्लीट हो जाएगा, पर 2005 इसको लगा कंप्लीट होने में। और साथ ही साथ क्योंकि यूएस गवर्नमेंट तो इसको फंड कर ही रही थी, पर सेलेरा जीनोमिक्स करके एक प्राइवेट कंपनी थी जो साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को 1998 में कर रही थी। और यूएस गवर्नमेंट के थ्रू जो जीनोम प्रोजेक्ट होता था और जो सेलेरा जीनोमिक सीक्वेंसेस करते थे, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस था इनकी टेक्निक्स में, बट दोनों का मोटिव सेम था। सेलेरा जीनोमिक क्योंकि प्राइवेटली फंडेड थी तो ये चाहती थी कि हम एक्चुअली हमारे जीनोम को भी पेटेंट करें, ह्यूमन जीनोम को, लेकिन इसके पीछे भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल डिबेट्स हुए हैं और फाइनली ह्यूमन जीनोम इज नॉट पेटेंटेबल आइटम। ओके, so this is a very different topic that we can discuss sometimes later. So अभी तक के लिए keep in mind कि in parallelly Celera Genomics भी along with US Department Human Genome Project को कर रही थी. So this sequencing was carried out by 20 institutes. Okay. तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो प्रोजेक्ट हो रहा था तो 2 मेजर कंट्रीब्यूटर्स इसके लिए थे, हमारे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है,
तो ये जो था, इट वाज द सेंटर फॉर द डिस्कशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज अर्ली एज इन 1984। जो सबसे पहले आइडिया रखा गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने का, वो यहीं पे रखा गया था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी में। फिर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, इट वाज द फर्स्ट participated in the project in 1988 by creating the Office for Human Genome Research, which was upgraded in 1990 as the National Center for Human Genome Research, and later on in 97 it was named as the National Human Genome Research Institute. So ये सब नाम एक ही नाम है एक इंस्टीट्यूट के, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, ठीक है। और यहीं पे एक्चुअल में सीक्वेंसिंग का काम जो है चलता था। जो फंडिंग है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, वो यूएस गवर्नमेंट तो दे ही रही थी, यानी कि जो NIH है या डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, ये सब तो दे ही रहे थे, लेकिन साथ में एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम वेलकम ट्रस्ट था, ठीक है, और ये भी दे रही थी इनको कुछ फंडिंग्स। और साथ में जो यूनेस्को, जो कि WHO की ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही थी इन फंडिंग द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बिकॉज एवरीबडी वांटेड कि ह्यूमन जीनोम शुड बी सीक्वेंस्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ही हेल्पफुल इंफॉर्मेशन होगी। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी या अपनी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही थी। बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय जिस समय ये सोचा गया कि ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करा जाए, उस समय इतनी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो जो भी काम करा जा रहा था वो काफ़ी कॉस्टली था। तो बजट जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का था वो $3 बिलियन के लगभग सोचा गया था, और जो ये अमाउंट था वो 15 साल में, जो 1990 से 2005 में एक्चुअली कंप्लीट हुआ, 15 साल में 3 5-year प्लान में डिस्ट्रीब्यूट करके इसको खर्चा गया था। और द फंडिंग was actually spent for, तो किस किस चीज़ों के लिए स्पेंड करना था ये पैसे हमें, फॉर कंडक्टिंग द स्टडीज ऑन ह्यूमन डिजीजेस, कि एक बार सीक्वेंस हो गया तो उसके बाद ह्यूमन डिजीजेस के बारे में, जो जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, ये सब चीज़ें भी पता लगाना ज़रूरी था। सीक्वेंसिंग ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सिर्फ ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करके क्या करेंगे, उसको किसी के साथ कंपेयर भी तो करना है, ताकि हम लोग होमोलॉजी स्टडीज़ कर सकें, और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या सिमिलैरिटीज़, क्या आइडेंटिटीज़ हम शेयर करते हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, या किसी तरीके की हमें रिलेशनशिप स्टडीज़ करनी होती है, या हम कुछ सिमिलैरिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। तो मॉडल ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे भी सीक्वेंस किए गए थे, और उस सब के लिए भी पैसे लगते। तो ये जो फंड था, जो बजट था, वो उसको भी कवर अप कर रहा था। तो कुछ मॉडल ऑर्गेनिजम्स जो सीक्वेंस किए गए, जैसे कि इकोलाई, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, ड्रोसोफिला, ठीक है, एराप्टोप्सिस, तो प्लांट्स एंड एनिमल, हर तरीके के मॉडल ऑर्गेनिज्म को सीक्वेंस किया गया ताकि कंपैरेटिव स्टडीज की जा सके। और साथ ही साथ हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी डेवलप करनी थी। सीक्वेंसिंग तो चल रही है, जो ट्रेडिशनल मेथड थी, जो कि हमने पढ़ाई है, मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड या सैंगर्स मेथड, बेसिकली सैंगर्स मेथड ही यूज हो रहा था, ठीक है, लेकिन हमें और भी सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी थी, जो कि साइड बाय साइड चल रही थी, और उसके लिए भी पैसे या फंड्स जो है चाहिए थे। और द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटिशनल मेथड टू एनालाइज द जीनोम, अच्छा सीक्वेंस तो कर लेते लोग, लेकिन उसको एनालाइज भी तो करना है, तो उसके लिए भी बहुत सारे कॉम्पिटिशनल मेथड्स थे जो डेवलप करने थे, और उसके लिए भी पैसे लगते हैं। और तो ये सब फंड्स जो है इसमें भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। साथ ही जब इस तरीके के मेगा प्रोजेक्ट्स जब करते हैं साइंटिस्ट, तो बहुत सारे एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को भी हमें देखना पड़ता है, और इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए भी कुछ फंड्स चाहिए होते हैं। तो जो फंड $3 बिलियन का यहाँ पे यूज़ हो रहा था, वो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हो रहा था। और ऑफ कोर्स जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस हुआ, उसमें तो मेजर फंड जा ही रहा था। तो क्या गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, कि हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सीक्वेंस करना है, पर क्यों, क्या करेंगे हम उस इंफॉर्मेशन का। तो जो ये गोल्स थे, द गोल्स फॉर द 3-5-year प्लान्स वर सेट टुगेदर बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो जो 3-5-year प्लान्स थे, ठीक है, उनके सेपरेट अपने गोल्स थे, ओके।
तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was a collaborative worldwide research effort whose primary goal was to analyze the structure of human DNA and to know the precise position of the gene. यानी कि जो मेजर मोटिव क्या था, हर एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस A to Z पता लगाना और जो पर्टिकुलर जीन्स है उनकी लोकेशन पता लगाना, उनमें रिलेटिव लोकेशन यानी कि जो मैपिंग है वो करना। तो ये दो मेन गोल थे। साथ ही साथ जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसमें मॉडल ऑर्गेनिज्म का भी सीक्वेंस हमें पता लगाना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि तभी हम कंपैरेटिव स्टडीज कर सकेंगे। और साथ में ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इससे जो भी जनरेटेड इंफॉर्मेशन होगी दैट विल एड इन द एडवांसमेंट ऑफ बायोमेडिकल साइंसेस, in utility medicine, helping in understanding and treating several genetic diseases and multifactorial diseases where genetic predisposition plays a very important role. So the Human Genome Project was initially planned for the span of 15 years from 1990 to 2005. This time period was divided into 3 5-year plans, and these 5-year plans were from 1990 to 95, but it was again revised in 93 क्योंकि ये 95 वाला स्पैन थोड़ा जल्दी हमारा सीक्वेंस हो गया था, तो ये 93 में ही कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो 5-year प्लान था दैट इज फ्रॉम 1993 to 98 एंड सो ऑन। So the general approach to डिपार्टमेंट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने लिया और सेलेरा जीनोमिक्स ने भी लिया। तो जनरल अप्रोच ये था कि पहले मैप करेंगे जीनोम को, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी सीक्वेंस करेंगे यूजिंग दी वेरियस सीक्वेंसिंग स्ट्रैटेजीज। हमारे पास बहुत सारी सीक्वेंसिंग टेक्निक्स है। उस समय जो यूज़ हो रही थी बेसिकली सैंगर्स मेथड यूज़ हो रहा था। सैंगर मेथड में भी डिफरेंट टाइप्स यूज़ हो रहे थे। और फंक्शनल एनालिसिस करेंगे, फिर जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस में क्या पर्टिकुलर जीन है और उस जीन का क्या फंक्शन है, तो उसको फंक्शनल एनालिसिस भी करना था। तो ये थी जनरल अप्रोच फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सेलेरा जीनोमिक्स ने और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया, कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हुई थी वहाँ पे। होप करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और stay tuned for more updates. Thank you for viewing the video.